सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आज हम भाषा की पाठशाला के इस ऑडियो विजुअल क्लास का श्री गणेश करते हुए आज हम पढ़ेंगे सहायक वाचन के पाठ 2 गौरा नामक विषय को। यह जो पाठ है यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है और यह पाठ एक पशु अर्थात गाय के जीवन पर आधारित है। महादेवी वर्मा ने गाय के बारे में इस पाठ के अंतर्गत बतलाया है और यह गाय जो है उनकी पालतू पशु थी, उनके घर में पली हुई एक गाय थी, जिसके संदर्भ में उन्होंने एक बहुत ही अच्छे रोचक ढंग से उसके परिचय का वर्णन किया है। गौरा नामक जो पाठ है यह गद्य साहित्य की विधा है रेखा चित्र, जिस पर आधारित है। तो वैसे वास्तव में अभी आप लोगों को पता हो कि रेखा चित्र है क्या, रेखा चित्र किसको कहते हैं, आपने चूँकि पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार इसका पुनरावृत्ति हो जाए, रिवीजन हो जाए तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र इसे अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है। स्केच मतलब आपने देखा होगा कि पतली पतली लाइनों के माध्यम से यदि कोई चित्र बनाया जाता है उसे स्केच कहते हैं। स्केच करना, पेंटिंग करना अलग हो जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। तो पतली पतली लाइनों के माध्यम से जो चित्र तैयार किया जाता है उसे स्केच कहते हैं। चित्रकार जिस प्रकार अपनी तूलिका से चित्र बनाता है उसी प्रकार लेखक अपने शब्दों के रंगों द्वारा ऐसे चित्र उपस्थित करता है जिससे वर्णन योग्य वस्तु की आकृति का चित्र हमारी आँखों के सामने घूमने लगता है। यानी रेखा चित्र को परिभाषित किया गया है, ये परिभाषित किया जा रहा है कि लेखक के द्वारा शब्दों के रंगों के द्वारा ऐसे चित्र उपस्थित करता है शब्दों के माध्यम से जिसको सुनने पर ऐसा लगता है कि मानो वह वस्तु या व्यक्ति या प्राणी जो है उनके आँखों के सामने, सुनने वाले व्यक्ति के आँखों के सामने उपस्थित हो जाता है। ये कौशल है, रेखा चित्र का कौशल है ये। फिर आगे क्या है? चित्रकार की सफलता उसके रेखांकन तथा रंगों के तालमेल पर निर्भर करती है। यानी चित्रकार जो होता है, पेंटिंग करने वाला जो होता है, उसका चित्र आकर्षक और सुंदर कब लगता है? जब उसके पास उसके चित्रों में अद्भुत और आकर्षक रंगों का जब वो चयन करता है, तब हम जब उसकी चित्र को देखते हैं तो हम उसके चित्र को देखते ही मोहित हो जाते हैं, हमें वह अच्छा लगने लगता है। तो उसी तरह से वो बतलाया कि तालमेल पर निर्भर करती है, जबकि रेखा चित्र के लेखक की उसके शब्दों को गूंथने की कला पर। रेखा चित्र क्या? रेखा चित्र कब आकर्षक लगता है? जब लेखक अपने शब्दों के माध्यम से जो है, शब्दों के चयन के माध्यम से अपनी बात को वो कहता है, उसकी इस कला पर जो है निर्भर करता है कि उसका रेखा चित्र कैसा है। रेखा चित्र का लेखक अपने शब्दों में ऐसा चित्र बनाता है जो हमारे मानस पटल पर उभर कर मूर्त रूप धारण कर लेता है। यानी लेखक इस प्रकार से शब्दों में ऐसा चित्र बनाता है, अपने शब्दों के माध्यम से इस प्रकार से वर्णन प्रस्तुत करता है जो हमारे मस्तिष्क पर या मानस पटल पर जो है वह उभर कर मूर्त रूप धारण कर लेता है। ठीक, तो ये क्या है? रेखा चित्र। तो रेखा चित्र को सरल शब्दों में यदि हम परिभाषित करें तो क्या होगा कि शब्दों के माध्यम से
इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के बारे में शब्दों के माध्यम से इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि सुनने वाले के समक्ष जो है उसका चित्र उपस्थित हो जाए, मूर्त रूप उसका उपस्थित हो जाए, यही क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। अब रेखा चित्र के जो प्रमुख लेखक हैं वो कौन हैं? श्री राम शर्मा हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष वेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, निराला तथा महादेवी वर्मा। तो इस तरह से यह रेखा चित्र है। जैसा बताया गया कि लेखक शब्दों के माध्यम से अपने शब्द कला से शब्दों को गूंथने का काम ऐसा इस प्रकार करता है कि सुनने वाले व्यक्ति के सामने बताए गए व्यक्ति या वस्तु का जो वर्णन है वह मूर्त रूप उपस्थित होने लगता है। तो इसी प्रकार से गौरा नामक जो पाठ है सहायक वाचन का, इस पर महादेवी वर्मा ने भी जो है ऐसे ही अपनी गौरा यानी अर्थात गौरा नाम की जो उनकी गाय थी उसके बारे में एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया है, जिसे आप सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के बाद जो है इसमें बताई गई जो भी बातें हैं उसको आप उसका मनन करेंगे और अपनी विषय वस्तु को तैयार करेंगे। ठीक है, तो मैं पाठ शुरू करता हूँ। गौरा, महादेवी वर्मा। गौरा मेरी बहन के घर पली गाय की वयः संधि तक पहुँची हुई बछिया थी। अब वयः संधि का अर्थ क्या होता है? वयः संधि का अर्थ होता है गाय की उम्र के बराबर, ये वयः संधि तक पहुँची हुई बछिया थी। अब बछिया किसको कहते हैं? बछिया अर्थात जो गाय से छोटी होती है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि गाय बछड़े को जन्म दे देती है और बछिया जब तक बछड़े को जन्म नहीं देती, यानी गाय जब तक बछड़े को जन्म नहीं देती तब तक वह बछिया का रूप ही होती है, उसे बछिया कहते हैं। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि अन्य गोवत्साओं का अर्थ क्या होता है? यानी कहना चाहिए गाय के बच्चे, गाय के बछड़ों से कुछ विशिष्ट हो गई थी। गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी, यानी गाय के जितने भी अन्य जो बछड़े थे उनमें वह सबसे विशिष्ट थी, सबसे श्रेष्ठ थी, अत्यधिक सुंदर दिखने वाली थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो? वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि का अर्थ क्या होता है? लौकिक यानी संसार, तो यानी जो मनुष्य की जो बुद्धि है, लौकिक बुद्धि यानी मानव बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि में मुझसे बड़ी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लेखिका यह कह रही हैं कि उनकी छोटी बहन जो श्यामा हैं उनसे अकल में कहीं ज़्यादा उनसे बड़ी, छोटी थी वो, लेकिन अकल में, बुद्धि में उनसे कहीं ज़्यादा अधिक रखती थी, वो अधिक बड़ी थी, बहुत बड़ी है। और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठ तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही। कर्मनिष्ठ अर्थात उनकी कर्मण्यता, उनकी कार्य करने की शैली, व्यवहार कुशलता, उनके व्यवहार और आचरण की बहुत होती रही है। विशेषतः मेरी तुलना में, लेखिका कहती हैं कि मेरी तुलना में उनकी छोटी बहन की बुद्धि की, कर्मनिष्ठता की, व्यवहार कुशलता की, यानी उनके काम करने की शैली, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनका आचरण, इन सब सारी चीज़ों की जो तुलना है लेखिका की अपेक्षा अधिक की जाती थी और वो श्रेष्ठ थी। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। अब देखिए यहाँ संक्रामक रोग का मतलब क्या? संक्रामक मतलब एक दूसरे से छूने से बढ़ने वाली बीमारी। जैसे उदाहरण के लिए अभी कोरोना क्या है? स्पर्श किया और बढ़ गई बीमारी। तो किस तरीके से बढ़ रही है? तो इसी तरीके से वह बात कह रही हैं कि यदि वे आत्मविश्वास से कुछ कहती हैं, यानी कौन? लेखिका की छोटी बहन। जब भी वो कोई बात आत्मविश्वास से कहती तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। यानी इतना
वो अपनी बात को इतने आत्मविश्वास के साथ रखती थीं, कहती थीं कि सुनने वाला उनकी बात से तुरंत प्रभावित हो जाता था। आश्चर्य नहीं, उस दिन उनके उपयोगितावाद मतलब उपयोग करने वाली बात, उपयोगिता की बात यानी कहना चाहिए उपयोग, किसी भी चीज़ का उपयोग किस प्रकार किया जाए, वो उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि मैं तत्काल उस सुझाव का क्रियान्वयन आवश्यक हो गया। यानी लेखिका ने अपनी छोटी बहन की बात को, जो उन्होंने कहा कि यदि तुम एक गाय को पालोगी तो वो आपके लिए उपयोगी होगी, इस बात को उन्होंने जब सुना तो लेखिका को लगा कि नहीं, छोटी बहन की बात में कुछ दम है। छोटी बहन ने जो बात कही वास्तव में बिल्कुल सही कही है, और इस बात को लेखिका ने तुरंत स्वीकार कर लिया। वैसे खाद्य को किसी भी समस्या के समाधान के कारण पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। अब यहाँ पर लेखिका क्या कह रही हैं कि खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के कारण, यानी ऐसा नहीं है कि जो ये पशु पक्षी की यदि हम पालेंगे तो खाद्य की समस्या आगे, उनको क्या खिलाएंगे, उनको कैसे पालेंगे पोषेंगे, इस बात को ये बात लेखिका को कभी अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ रह कर के पशु पक्षियों का लालन पालन करती थी। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। लेखिका अपने आप से कह रही हैं ये बात, अपनी मन की बात कह रही हैं कि बकरी, कुक्कुट, मुर्गी, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। यानी लेखिका के मन में, लेखिका अपने मन की बात बता रही हैं कि जब लालन पालन की बात आती है, पशु पक्षियों को पालने की बात आती है, तो लेखिका उन लोगों की तरह पशु पक्षी पालने का भाव नहीं रखती। किन लोगों, जो व्यापारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो लोग सोचते हैं कि यार मुर्गी का पालन कर लो, बकरी का पालन कर लो, मछली पालन कर लो और बस उनको पालो और अपने पैसे के लिए, लालच, धन के लाभ के लिए जो है धन के लोभ में आकर के इनकी जान को बेच देते हैं। इस प्रकार का जो पालन है वो लेखिका को कभी अच्छा नहीं लगता था। उनका मन हमेशा विद्रोह करने लग जाता कि नहीं, यदि पशुओं को पालना है, पक्षियों को पालना है तो केवल अपने लिए, अपने पास रखो, उनकी जान के लिए या उनको मारने के लिए, उनकी हत्या करने की दृष्टि से कभी उनका लालन पालन नहीं करना चाहिए। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए सींग, छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूँछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो। इस अंश पर लेखिका ने गौरा का परिचय दिया है। कैसा परिचय दिया है? उसका एक शारीरिक परिचय कि वह, उसके पुष्ट लचीले पैर मतलब मजबूत तंदुरुस्त पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग इत्यादि प्रकार से जो है लेखिका ने गौरा का परिचय दिया है। और वो क्या कहती हैं कि गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो। यानी उसका सौंदर्य इतना आकर्षक लगता था, जैसे इटालियन मार्बल जो होती है ना, इटालियन मार्बल एकदम सफ़ेद, दूध सी बिल्कुल श्वेत। तो वही कह रही हैं लेखिका कि उसके रूप सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता मानो कि उस पर इटालियन मार्बल का चूर्ण बना दिया गया हो और उसका लेप जो लगा करके, उसका लेप बना करके उसके शरीर पर लगा दिया गया। यानी वो देखने पर वो इतनी सुंदर थी, इतनी श्वेत थी, इतनी धवल थी कि सहज ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। ठीक, ये हुआ एक अंश।